नेक्स्ट क्वेश्चन, हम पाकिस्तान सोसाइटी में रह, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। एज अ टीचर हम बहुत सारी चीजें देखते हैं जब बच्चा हमारे पास आता है। और आई थिंक कि हमारी सोसाइटी में इसमें ब्रोकन फैमिली सिस्टम अच्छी रिसर्च होता है। उसकी रीजन क्या है और उसकी मैं रीजन जानना चाहूंगी पहले आप लोगों से, क्योंकि ये सवाल का मकसद क्या है। मैंने अपनी आंखों से जो चीज देखी है कि जो हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं आफ्टर हैविंग, जब वो मुझसे डिस्कस कर रहे होते हैं कि मैम हमें स्कॉलरशिप चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, तो उसके पीछे मैं उनसे पूछती रीजन क्या है। तो सबसे पहला रीजन मेरे पास ये आता है कि जी हमारे माँ बाप की सेपरेशन हुई। एक मैट्रिक का स्टूडेंट मुझसे ये कह रहा है, मैं नाम नहीं ले सकती उसका, वो मुझसे ये कह रहा है कि हमारी सेपरेशन होगी आफ्टर 12 ईयर्स, आफ्टर 18 ईयर्स, 20 ईयर्स। और बच्चा कह रहा है मैं खुद तो मारो, मैं हमारे घर से तो प्यार है वादा। ये एक केस नहीं है। फिर सेकंड केस क्या है कि वाले ने दूसरी शादी कर ली, वादा ने दूसरी शादी कर ली और चिल्ड्रन ग्रोन हो गए, चाहे वो जितने मर्जी छोटे जितने मर्जी बड़े। और ये मैं किसी और सोसाइटी की बात नहीं करी, तो सोसाइटी इन विच वी आर लिविंग, और ये हर एक घर छोड़ के दूसरे घर में केस है। अब कोई भी क्लास उठाने आप और लोगों ब्रोकन फैमिली सिस्टम। सेकंड रीजन कि वो जो चीज क्या है शादी के बाद having a relationship with others, चाहे वो मैंने चाहे वो मैंने, I'm not specifying one thing, क्योंकि हमारा मेरा सवाल ये है ब्रोकन फैमिली सिस्टम। आप ब्रोकन फैमिली सिस्टम की बात करें क्योंकि वो सारी ये मुद्दा क्या है, और मैं तो टीचर क्यों बात करें। अगला सवाल ये भी हो सकता है जो देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं कि बेसिकली एज एजुकेशनल हम क्या बात करें, क्यों ये ब्रोकन फैमिली सिस्टम रीजन किसका बनती है। तो बच्चे हमारे पास आते हैं, वो डिस्टर्बेंस हमारे पास आती है, वो सारा इफेक्ट हमारे पास लेकर आते हैं, उनकी साइकोलॉजिकल इश्यूज हम डील करते हैं शादी के बाद और ये हर सोसाइटी में अपर क्लास लोअर क्लास जी। अब और जी अगर वही चीज और अगर वही मर्द दूसरी शादी की बात करे तो सोसाइटी उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देती है। ऐसे ही मेरे साथ ऐसा केस खातून मौजूद है, मैं नाम नहीं लूंगी, जिन्होंने अपने खातून की खुद दूसरी शादी कर दी, और मैं उनका नाम नहीं ले सकती, मेरे साथ ही बैठी हुई है, और उन्होंने खुद अपने खातून की दूसरी शादी से बनी है। I'm sorry अब उसको उनका नाम नहीं लूंगी, मैं उनको बड़े डिस्क्यूज करूंगी, और खुद करवाई ताकि एक गलत काम ना हो। हालात तरीके से उन्होंने इजाजत दी। अब इजाजत देना कोई आसान काम नहीं है, ये उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखे, कॉम्प्रोमाइज करके दिया, लेकिन एटलीस्ट गलत काम से तो बचे। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट हमारी यंग जनरेशन क्या कर रही है सबको पता है। यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है, क्लास में हमारे पास बाद में आके लड़की इंपॉर्टेंट है, लड़का इंपॉर्टेंट है, वो चीजें मैटर करती है। तो उस बात पे आते आते लेकिन पहला सवाल ये है मेरा कि ब्रोकन फैमिली सिस्टम की रीजंस क्या है जो मैंने आपको बताए। एक एक रीजन मुझे शेयर करके मुझे गूगल से आ जाएगा। हम मामा आप शुरू करते हैं, आप क्योंकि यंग हैं सकते हैं, आपको क्या लगता है कि ब्रोकन फैमिली सिस्टम की सबसे बड़ी रीजन क्या है? जो स्टूडेंट्स के ऊपर जो साइड इफेक्ट्स या कह सकते हैं साइकोलॉजिकल इश्यूज आ रहे हैं वो लैक ऑफ पेरेंटल केयर की वजह से आ रहे हैं मेरी तरफ से। पेरेंटल केयर की दो वजूहात हो सकती हैं। पहली तो ये कि जो अगर मदर की साइड से है वो ये कि एक फादर अगर घर आ रहा है जॉब से तो मदर को चाहिए प्रॉपर टाइम दे, उनको भी टाइम दे, सारी केयर सिर्फ मतलब जो बच्चा है किड की तरफ ना लगाए, मतलब जो हस्बैंड है उनकी तरफ भी ध्यान दे। लेकिन अगर यही चीज मेल की तरफ से आ रही है जो फादर है, तो इसमें भी फ्लॉ में मदर को दूंगी, इसमें भी फ्लॉ मदर का है, क्योंकि एक औरत हमेशा मर्द को संभाल सकती है जैसे मर्द मेरे नजदीक मर्द कहीं पे भी जाके अपनी बात कर सकता है, वो अपनी मतलब वाइफ है उनके सामने कर सकता है, इवन अपनी मदर से भी नहीं शेयर कर सकता। जो मियाँ बीवी का रिश्ता है ना वो एक मुख्तलिफ रिश्ता है, इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कोई रिश्ता है। कौन सा पेरेंट केयर होनी बहुत जरूरी है, बिल्कुल कोऑपरेशन बहुत होना जरूरी है। मैम सर आपको क्या लगता है कि ब्रोकन फैमिली सिस्टम में क्या रीजन क्या बन रहे हैं? जैसे उन्होंने कहा कि लैकिंग ऑफ पैरेंटल केयर, आपकी नजर में क्या चीज है जिसमें आपस में मियां बीवी खुश नहीं है, रीजन क्या है? मतलब उसमें क्या है ना कि उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अंडरस्टैंडिंग नहीं जी, और वो अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं है? मतलब इसके दो डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। क्या रीजन है?
मैम सबसे पहले तो ये है कि जैसे इम्पोज की मैरिजेस होती हैं, ठीक है, क्या थी? यानी इम्पोज मैरिजेस जैसे होती है ना। हमारे यानी कि फोर्स मैरिज। हाँ आपको लगता है हमारी सोसाइटी में किसको फोर्स मैरिजेस हो रही है? मैम है, कुछ केसेस होते उस केसेस में है, हैं। चलिए एग्री करते हैं। ठीक, मैम नसीमा, आप बताइए कि बेसिकली क्या रीजन है? आपका आंसर काफी गुड है, डेफिनेटली हर एक आंसर थोड़ा मैटर करता है, लेकिन आपको मास्टर इस चीज का बहुत तजुर्बा है कि ये ब्रोकन फैमिली सिस्टम का रीजन मेन चीज मेरे ख्याल से ट्रस्ट है, ट्रस्ट है। जो मतलब इस रिश्ते में सबसे ज्यादा चीज जो है वो यही है कि ये रिश्ता जो है ना वो बनाया जाता है, बना हुआ नहीं आता। बाकी आपके पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, आपके बहन भाई हैं, ये एक कुदरती चीज है, वो आपको अल्लाह की तरफ से मिली है। मियाँ बीवी का रिश्ता देखा जाए तो सबसे मजबूत रिश्ता है इस दुनिया में, और सबसे पहला रिश्ता ही वही है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो है ना वो होनी चाहिए ट्रस्ट, जिसपे ये चलता है। ट्रस्ट नहीं है तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे और अगर एक तरफ से है और दूसरी तरफ से नहीं है तभी ये रिश्ता नहीं सर्वाइव कर सकता। चले एग्री करते हैं, ट्रस्ट बहुत बड़ा फैक्टर है। सर नासिर हमारे इकोनॉमिक्स के टीचर हैं, तो इकोनॉमिक्स के टर्म्स को साइड में रखकर अगर रैशनैलिटी अप्रोच बताएं आप हमें कि ब्रोकन फैमिली के रीजन का सबसे बड़ा रीजन आपकी नजर में क्या है? मैम मेरे ख्याल से इसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह मीडिया का रोल है। अच्छा, क्योंकि हमें दिखाया कुछ जा रहा होता है और हमारी एक्सेस जो होती है वो उससे लो होती है। तो जो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप होता है उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने वो देख रहे कुछ होते हैं और प्रैक्टिकली उनको वो चीजें मुयसर नहीं होती, क्लेशेस पैदा हो जाते हैं और इस तरह उनके डिफरेंसेस हो जाते हैं। और दूसरी बात फाइनेंशियल इश्यूज भी होते हैं, हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अगर आप थोड़ा सा आज से 20-30 साल पहले चले जाएं तो वो जो उनके दरमियान जो लव का म्यार था, मियाँ बीवी का आपस में रहना, उसके पीछे भी एक रीजन थी कि तब मीडिया इतना ज्यादा नहीं था, तो वो उनकी एक्सपेक्टेशंस भी थोड़ी होती थी और वो उनका एक दूसरे के साथ रिलेशन बहुत अच्छा होता था। आजकल चूंकि सोशल मीडिया है तो बहुत सी चीजें ये ऐसी देख रहे होते हैं जो जिनकी इनके पास एक्सेस नहीं होती, और इनकी एक्सपेक्टेशंस फिर वो बन जाती हैं कि हमें भी वही चीज होनी चाहिए, तो वो फिर ये दोनों आपस में डिलीवर नहीं कर पाते, तो इस वजह से इनके डिफरेंसेस फिर बढ़ते जाते हैं और फिर इनके क्लैशेस शुरू हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से दोनों को थोड़ा सा सब्र तमल करना चाहिए और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से और बर्दाश्त करना चाहिए। ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखनी चाहिए कि हस्बैंड को ये करना चाहिए, और हस्बैंड को वाइफ के ऊपर भी इतनी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बैलेंस वे में चलना चाहिए और अपनी कंडीशंस को देख के चलना चाहिए, और दूसरों को देख के फिर उस सोसाइटी में खुद को अडॉप्ट करने की कोशिश करना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो जिस माशरे में आप रहते हैं आप उसके साथ मिल के चलें, बजाय इसके कि आप थोड़ा सा बाहर की कोई चीज देखते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं जी अब हमारी सोसाइटी में भी यही हो, तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो इससे आपकी सेपरेशन हो जाती है। बेसिकली मैं साथ साथ ये भी बताना चाहूंगी कि मैं चाहती हूँ आप हमारे जो देखने वाले उनको बताएं कि बेसिकली आप अभी एज ए लेक्चरर के अलावा भी आप यहाँ कहाँ पे साबित दे रहे हैं? मैं एज ए काउंसलर काम कर रहा हूँ अपने इलाके में। रिसेंटली मैंने इलेक्शन लड़ा था वहाँ से। आपके इलाके का नाम क्या है? मैं बेसिकली कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट नीलम से। तो हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह सच इतने ज्यादा इश्यूज नहीं है सेपरेशन के, क्योंकि वहाँ पे मीडिया का इतना ज्यादा रोल नहीं है। एक नीलम वैली सबको पता है, वहाँ पे इतना ज्यादा मीडिया फाल नहीं है, तो हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के इश्यूज नहीं है। शहरों में क्योंकि ये ज्यादा इश्यूज बन गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसकी एक वजह मीडिया का रोल भी है, क्योंकि हमारी ख्वातीन पूरा दिन घर में बैठती हैं ज्यादातर, तो ज्यादातर तो जॉब होल्डर नहीं है, घर पे बैठती हैं, तो पूरा दिन वो इंडियन मूवीज या इंडियन ड्रामे या हमारी जो अपनी सोसाइटी पाकिस्तानी ड्रामों में भी जो दिखाया जा रहा है। ड्रामा कौन सा था मैम? नसीमा मेरे पास तुम हो, मेरे पास तुम हो इतना कुछ फेमस हो गया, फिर मुझे लगता है मैंने आप लोगों से कहा था कि मेरे पास आप लोग हैं काफी। अब वो ड्रामों में जो चीजें दिखाई जा रही होती हैं वो उनकी सदियों की मेहनत होती है, और वो चंद घंटों में एक कैमरे के जरिए आपको दिखा रहे होते हैं, वो रियल लाइफ में वो चीजें नहीं हो रही होती। लेकिन वो जो आपकी फैमिली स्ट्रक्चर है या जो आपकी वाइफ है वो एक्सपेक्ट कर रही होती है कि जी मेरे पास तुम हो, तो जो हस्बैंड है वो ऐसे ही ट्रीट करे जैसे उसमें कर रहे, तो वो बेचारे हस्बैंड की मुश्किल पड़ जाए। हाँ, वो नहीं रह सकते।
वो हमारे सीनियर लेक्चरर मैम। तो बेसिकली आपसे अगला सवाल यही था कि आप माशाल्लाह से आपका तजुर्बा भी ज़्यादा सोसाइटी को लेके आपने हर तरह से ज़िंदगी के रुख देखे हैं अब तक, तो क्या मेन रीज़न है कि हम लोग एक ब्रोकन फैमिली सोसाइटी सिस्टम हमारी सोसाइटी में अब आम चीज़ हो चुकी है कि वालदा अपनी बच्ची को कह रही है कि अगर तुम्हारा गुजारा नहीं है बेटा वापस आ जाओ, डोंट वरी, बहुत दुनिया पाई, ऐसा मैं राइट, ये ऐसा हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आपकी नजर में रीज़न क्या है ब्रोकन फैमिली सिस्टम? मैम इसमें नंबर ऑफ रीजन है ना, जो इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, वो पेशेंस ऑफ बेयरिंग हमारी सोसाइटी से खत्म होते जा रहा है। जज्बा बर्दाश्त, एज ऑल ऑफ अस वी आर वेल अवेयर दैट मैरिज इज एन एग्रीमेंट, so both the parties have to think before signing this agreement, but at that time advance in a hurry, I don't know what are the reasons behind signing this agreement, but people sign, and after signing that agreement people having a lot of expectation towards each other, and expectations are always false. We can't fulfill that in any way, we are not 100%. सो मास्टर के अंदर भी यही हो रहा है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं दोनों पार्टी की एक दूसरे से, जज्बा बर्दाश्त खत्म होता जा रहा है, तो दोनों साइड से, तो इसका अल्टरनेट जो हमारा इफेक्ट हो जाता है हमारे बच्चों पर। तो बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि पिछले 10-12 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, टीचिंग में, तो प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट्स आई फाइंड एवरी डे दैट दे आर सफरिंग अ लॉट। तो मेरे ख्याल में अगर बर्दाश्त हो दोनों पार्टीज में तो एग्रीमेंट से पहले ही सोच लेना चाहिए, नहीं तो बच्चे डिस्टर्ब ही होने हैं और हमारी सोसाइटी में बिगाड़ ही पैदा होना है। सर अपनी ये आपको क्या लगता है कि ब्रोकन फैमिली सिस्टम की रीजन क्या है? मैम जैसा कि सर ने भी बताया, और कि एक तो मीडिया का जो रोल है बहुत ज़्यादा है, कि मीडिया बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखा रहा होता है कि जो कि हकीकत में वो ख्वाहिशात पूरी नहीं होती फैमिली की। एक तो ये रीज़न है, और दूसरा जो सब्र का अमल जो होता है कि फैमिली में वो नहीं है, और फिर छोटी छोटी बातों को लेकर जब घरेलू जो झगड़े होते हैं तो इस वजह से जो फैमिली जो उसके अंदर ये मुब्तला हो जाती है। तो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा है। बेसिकली सबने आंसर दिए बड़े बड़े, अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ पेशेंस वगैरह, लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करूँगी, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी यहाँ पर, मेरी नज़र में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी रीज़न है, मैं इसमें ऐड ऑन करूँ। वैसे तो आपके सारे आंसर ने जवाब दे दिया है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आंसर मुझे तब मिला कि मुझे खुद से नहीं आया जहन में, ये आंसर मेरे एक उस्ताद ने दिया। मेरे उस्ताद का नाम है सैफुर रहमान। सर सैफुर रहमान है मेरे उस्ताद का बहुत, क्योंकि आपको पता है कि उस्ताद आपकी लाइफ में बहुत रोल प्ले करते रहते हैं, हम रोल प्ले करते हैं। उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि दीन से दूरी, ये जो दीन से हमारी दूरी है, ये सबसे बड़ा बेसुकूनी है हमारी सोसाइटी में। हमने सिर्फ माशाल्लाह से सभी ऑल आर एजुकेटेड, उनकी बात मुझे तब समझ नहीं आई कि दीन से दूरी क्या है। मैंने सर से पूछा सर इसका मतलब क्या है? दीन तो हम कोशिश करते हैं सारा ना कर सके, तो बेसिकली वो क्या चीज़ है? उन्होंने एक चीज़ बताई थी, वो हैरान है, वो मैं आगे अपने बच्चों को बताती हूँ। तो सर साहब ने मुझे बताया कि बेसिकली उन्होंने कहा कि हम सारे एमफिल हैं, पीएचडी स्कॉलर्स हैं, लेकिन आज तक मुझे अपनी नमाज का तर्जुमा नहीं आता। मैं अनकन्फेस है, मैं कोई वो उलमा या आलिम की बात नहीं हूँ, लेकिन मुझे तर्जुमा नहीं आता, मुझे कुरान पाक का तर्जुमा भी नहीं आता। और जब उन्होंने मुझसे पूछा ये बात कि लाइक आफ्टर हैविंग एजुकेशन ऑफ 18 इयर्स, एक आयत का तर्जुमा था, तब वो चीज़ मुझे समझ आई और मैंने वो आगे शेयर की, अपने बच्चों के साथ डेली बेसिस पे शेयर करती हूँ कि दीन से दूरी का मतलब ये नहीं कि आप ठीक है आप 5 वक्त की ना से एक वक्त की नमाज पढ़ लें, आप तर्जुमा हम लोग अपने बच्चों को शुरू से लगा देते हैं। आजकल हमारा क्या करिए, हम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी मोमेंट, मोबाइल के साथ क्या चीज आती है, बच्चा बैठा होता है, बेबी शार्क डूडू लग जाता है, बस वो बेबी शार्क डूडू लग गया, एंड इफ इट इज अजान गोइंग ऑन, नो वन इज गोइंग टू स्टॉप। हालांकि उसे अजान का मतलब नहीं पता, लेकिन उसके जहन में बेबी शार्क डूडू है, वो अजान नहीं है। फिर हम अपने बच्चों को बचपन से बता रहे होते हैं कि आपने पायलट बनना, साइंटिस्ट बनना, लेकिन कुरान पाक की एक भी तर्जुमा नहीं हम लगा रहे होते कि, और मैंने अभी तक नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि शुरू करूँ एक आयत ही से। क्यों? क्योंकि उससे क्या चीजें मिलती, सही और गलत के बारे में पता तो चलता है। We are very proud to telling कि we have started John F XYZ book. He have written beautifully about the society. But what if we talked about Quran? That what Quran has said, वो चीज बहुत मैटर करती है।
कि हम जैसे बाकी किताबों को पढ़ते हुए बड़ा प्राउड फील करते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू कुरान, तो कुरान की जब बात करते तो हम बड़ा वो क्या कहते हैं, चुप हो जाते हैं कि नहीं हम रिलीजन की बात कर रहे हैं। क्यों? इट्स नॉट अबाउट मोर देन अ रिलीजन, अब सिंपल रिलीजन ही है, हम रिलीजन की बात नहीं, क्योंकि हम सोसाइटी में कौन सी है। अगर हम जहाँ पे भी बात कर रहे हैं उसमें जिस सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं, तो हम अगर उसको ना हो तो पाकिस्तान आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी ही सोसाइटी को बिल्ड कर रही है, तो हमारी आइडियोलॉजी का स्टैंड कर रही है। तो उसमें अगर हम बच्चे को ये नहीं बता रहे कि आपने एक आयत का तर्जुमा पढ़ लो या नमाज की, देखिए आप उससे प्यार से हो तो आई डोंट थिंक सो कि वो नहीं करेगा, वो करेगा। ठीक है, तो ये मेरा एक पर्सपेक्टिव था जो मैं ऐड करना चाह रही हूँ। यानी अब मेरा जो अगला सवाल है, जहाँ At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life fast forward.